ऑर्डिनरी वाले नहीं ले सकते? अच्छा, देखिए नाम ही शो क्या होंगे, ऑर्डिनरी होंगे। क्यों? इनको हमने क्या देना है, इनको हमने प्रेफरेबल ट्रीटमेंट देना है। और वो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब भी कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, क्योंकि क्या होते हैं, लाडले होते हैं। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। लेकिन जब हम इनको डिविडेंड देते हैं वो हमेशा क्या देते हैं, किसी फिक्स परसेंटेज में दे रहे होते हैं। किस में दे रहे होते हैं, फिक्स परसेंटेज में। 5%, 10%, 12%, हम उन्हें क्या करेंगे, फिक्स परसेंटेज में डिविडेंड दे रहे होंगे। एक तो इनको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी सबसे पहले किससे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दूसरा इनको बेनिफिट क्या होता है कि अगर कभी भी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, कभी भी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो जो सबसे पहले शेयर दिया जाएगा वो किन्हें दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो हम इन्हें क्या कर रहे हैं, हम डिविडेंड में भी इन्हें प्रेफरेंस दे रहे होते हैं और कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है वहाँ भी हम इन्हें क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। अब जब हम इन्हें प्रेफरेबल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं लेकिन हम इनसे कुछ राइट्स ले लेते हैं। क्या राइट्स लेते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि आप जनरल मीटिंग में वोट्स नहीं दे सकते। ठीक है, आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करवा सकते, आपकी वोटिंग जो है वो पावर क्या कर लेते हैं, ये लोग ले लेते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएंगे। डन। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर क्या होते हैं, विच आर अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। अब ऑर्डिनरी शेयर्स क्या हैं कि इनको हमेशा क्या चीज़ मिलती है, लेफ्ट ओवर, उतरन। जो चीज़ बच जाती है वो किनकी होती है, प्रेफरेंस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की होती है। अब जितना भी डिविडेंड है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, वो किसका होगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। अब देखिए इसमें रिस्क जो है वो इनके पास ज़्यादा है, तो जब इनका डिविडेंड भी मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत सेफ चलते हैं, ये इतना रिस्क बेयर नहीं करते, इसलिए हम इनको रिवॉर्ड भी क्या कर रहे होते हैं, एक फ़िक्स परसेंटेज में ही पे कर रहे होते हैं, ज़्यादा हम इनको रिवॉर्ड भी नहीं दे रहे होते। दूसरा, जब कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप में भी क्या किया जाएगा, जो लेफ्ट ओवर होगा, जो चीज़ें शेयर्स बच जाएगा वही क्या दिया जाएगा, इन लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा। मतलब इन्हें क्या मिलेगा, बचा कुचा जो माल है वो मिलेगा। अब वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ हमने फिर इनको एक एडवांटेज भी दी है। वो क्या है कि ये क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। इनके पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। इसका मतलब ये एजीएम में वोट भी दे सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो सारा कुछ जो है कंपनी के मैटर्स में राय जो है वो कौन दे रहे होंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर दे रहे होंगे। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पैसे में तो प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन इनको पैसे में प्रेफरेंस नहीं दे रहे, बट ओनरशिप में प्रेफरेंस जो है वो किन की है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की है। डिसीजन मेकिंग में किसकी प्रेफरेंस है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की चल रही होती है। डन। अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनके टाइप्स भी होती हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनके टाइप्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे हैं हमारे पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनको ज़रा हमें डिस्कस करना है
कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनको देखने। रिडीम का मतलब क्या होता है या रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? काबिले वापसी। तो नाम ही बता रहा है कि रिडीमेबल शेयर वो होंगे जो क्या हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये रिटर्न हो सकते हैं, ये रिटर्नेबल हैं। और इररिडीमेबल शेयर्स वो हैं जो इशू तो कर दी हैं, अब कभी भी वो शेयर्स जो हैं वापस नहीं होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इररिडीमेबल शेयर्स कहला रहे होते हैं। इनको ज़रा हमने देखना है और डिस्कस करना है कि क्या है और क्या नहीं है। देखें, जो रिडीमेबल शेयर्स है ना हमारे, ये हमारी हमेशा लाइबिलिटी बनते हैं और ये कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनते, कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। और जो हमारे पास इररिडीमेबल शेयर्स हैं, ये क्या होते हैं? हमेशा हमारी इक्विटी का पार्ट जो है वो बनते हैं। मींस ये कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल है, और ये कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्या मतलब हुआ इसका कैपिटल का और क्या मतलब हुआ लाइबिलिटी का? देखें जी, हम अजम्पशन लेते हैं, आप जाते हैं बैंक ए के पास, बैंक ए से आप लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का। बैंक कहते हैं ठीक है लोन ले दूंगा, 10% इंटरेस्ट रेट है और 5 साल के बाद क्या करना है? आपने लोन को वापस करने। ऐसे ही है। अब इस लोन को हम क्या मानेंगे? लोन ही मानेंगे कि हमने कितना कर्जा लिया था? 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट कितना पे किया है? 10%, और 5 साल के बाद हमने क्या करना है? लोन को वापस करना है। अब हम बैंक से जाके पैसे ले रहे हैं और इस अरेंजमेंट में ले रहे हैं, ये क्या माना जाएगा? लोन। क्या माना जाएगा? लोन। अब इसके पैरेलल देखते हैं क्या होगा। आप कहते हैं जी हमने बैंक से पैसे नहीं लेने, आप क्या करते हैं? आप जाते हैं अवाम के पास, आप उन्हें कहते हैं अगर हम आपको क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। कितने रुपए के? लाख रुपए के। ले लें हमसे, हम आपको हर साल कितना डिविडेंड पे करेंगे? फिक्स 10%। हम आपको टाइम भी दे रहे हैं 5 साल का, 5 साल के बाद आइएगा, हमें सर्टिफिकेट वापस कीजिएगा, हम आपको आपकी रकम जो है वो वापस पे कर देंगे। आप अवाम से पैसे ले रहे हैं, बेशक आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों सेम नहीं हो रहे? आप अगर ये अवाम के पास ना जाते, आप बैंक से लोन लेते, तो ये लोन था, लाइबिलिटी थी, तो ये भी तो आपकी लाइबिलिटी है। आपको पता है कि जो आपने आज 1 लाख रुपए के शेयर्स दिए हैं, ये 5 साल के बाद लोगों ने वापस कर देने हैं, तो आपको 5 साल के बाद क्या करना पड़ेगा? इनको लाख रुपया तो पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। और आपको ये भी पता है कि आप हर साल क्या कर रहे हैं? 10% पे कर रहे हैं, तो ये जो पे कर रहे हैं ये आपका इंटरेस्ट भी है। तो इसलिए रिमेंबर, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये हमेशा किसका पार्ट बनते हैं? हमारी लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं, कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। वाहिद चीज़ें हैं जो नाम के तो शेयर्स हैं लेकिन इक्विटी में नहीं जाते, बल्कि किस में जाते हैं? लाइबिलिटी में। MCQs आता है ये हमेशा कि नेम द शेयर्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी, कि बताएं वो कौन से शेयर्स हैं जो इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। अब ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो तो कैपिटल है, फिर इररिडीमेबल शेयर्स जो हैं ये भी कैपिटल है, बोनस शेयर्स लिखेगा वो भी क्या होंगे? आपका कैपिटल ही होंगे। जो इक्विटी का पार्ट नहीं बनते वो कौन से हैं? रिडीमेबल। अब आपके सामने है कि आपको पता है कि आज मैं 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर रहा हूँ, 5 साल के लिए हैं। जिन लोगों के पास शेयर्स हैं वो क्या करेंगे? 5 साल के बाद आएंगे, मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मैं उन्हें उनके पैसे वापस कर दूंगा, और जब तक उनके पास ये शेयर सर्टिफिकेट रहेगा मैं उन्हें हर साल क्या कर रहा हूँ? एक फिक्स परसेंटेज में रकम पे कर रहा हूँ, तो वो मेरी क्या होती है? इंटरेस्ट रेट हो रहा होता है। ये जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर ये जो डिविडेंड पे कर रहे होते हैं, ये डिविडेंड नहीं होता बल्कि हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट।
चूंकि ये इंटरेस्ट है, ये किस में जाएगा मेरा, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर? अब प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास दो तरह के हैं, कौन कौन से? और रिडीमेबल शेयर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी। क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है? और ये जो इंटरेस्ट होता है इनके ऊपर, वो करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट? करंट। ये एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज हैं जो एग्जामिनर पूछ रहा होता है। देखिए बड़ी क्लियर सी बात है। पहली बात, शेयर्स के टाइप्स कौन सी हैं? दो। कौन कौन से हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के आगे दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। जो इररिडीमेबल का मतलब है ये आपकी इक्विटी का पार्ट है, आपने शेयर इशू कर दी हैं, अब मार्केट में रहेंगे, वापस कोई नहीं होने, आप उनमें जो पे कर रहे हैं वो आपका डिविडेंड ही है। जो रिडीमेबल शेयर्स हैं वो आपके क्या है? लाइबिलिटी है। और कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट, बिकॉज आपने 3, 4, 5 जितने साल के इशू किए हैं, हमने क्या करना है, उतने अरसे के बाद वापस करने हैं। और जो इनके ऊपर डिविडेंड पे कर रहे होते हैं रिडीमेबल के ऊपर, वो हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। और ये क्या होती है? हमारी करंट लाइबिलिटी। ये 4 से 5 बातें आपने इसके ऊपर याद रखनी है, बिकॉज आगे जाके जब हम ईपीएस कर रहे होंगे, ईपीएस में डाइल्यूटेड ईपीएस में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर हम रिडीमेबल शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा दें तो क्या हमें बेनिफिट्स हो रहा होगा। अब बताएं, एक एमसीक्यू आता है कि नेम द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। या बताएं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के साथ कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है, मतलब कौन सा खर्चा है जो हम हर साल कर रहे होते हैं, क्या होगा? ये जो हम इसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? कॉस्ट है जो हम इसके ऊपर पे कर रहे होते हैं। और एक और एमसीक्यू पेपर में आएगा कि बताएं वो कौन से शेयर्स का डिविडेंड है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है, वो भी क्या है? रिडीमेबल। बिकॉज जो हम रिडीमेबल शेयर्स के ऊपर पे कर रहे होते हैं वो हमारा नाम का तो डिविडेंड है, बट हकीकत में क्या है? हमारे लिए इंटरेस्ट होता है। तो सिर्फ इस एक चीज़ के ऊपर वो क्या कर रहा होता है, आपको ये मल्टीपल एमसीक्यूज जो है वो पूछ रहा होगा। इज दैट क्लियर? इसको नोट करना, नोट कर लें। इसमें से कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम आगे मूव करते हैं। शाबाश। पूछ ले। इसलिए कोई फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। यही फाइनेंस कॉस्ट, मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ कहाँ आपका इस्तेमाल होना है। ये इसका आप इस्तेमाल कर रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, इससे ने जाके इस्तेमाल होना है ईपीएस में, इससे ने जाके इस्तेमाल होना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। तो 3 जगह पे इस चीज़ ने क्या होना है? यूज़ होना है। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगी वहाँ भी आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी वहाँ भी आएगा। इससे अच्छा सब्र है, कोई नहीं काम कर रहा, देख सकते हैं दनियाल को क्या। नॉन करंट लायबिलिटी आपकी, और करंट पोर्शन हम इसमें नहीं करते बिकॉज हमने पता है कि हमने देना ही 5 साल के बाद है, तो सारा नॉन करंट है ये। देखिए जो लोन में क्या होता है, आपको पता है लाख रुपया पे करना है 5 साल के बाद, इस साल इतना पे करना है, इतना पे करना है, उसमें करंट नॉन करंट आता है। बट रिडीमेबल शेयर्स में कभी भी करंट और नॉन करंट नहीं आ रहा होता। क्लियर है ये? मिटा दूं? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड किसे कहते हैं? क्या बोले बोले बोले? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहला रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, इसमें हम क्या लेते हैं? सेल्स लेते हैं, फिर इसमें से लेस करते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करवाते हैं, हमारे पास आते हैं एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं,
और हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हम क्या करते हैं, लेस करवाते हैं। तो मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। ये जो ना ये वाली फाइनेंस कॉस्ट, इस फाइनेंस कॉस्ट में ये शामिल होता है, ठीक है, ये शामिल होता है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर इसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं जो रेट होता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा क्या कहलाता है, ये कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। अब किसने कमाया प्रॉफिट, कंपनी ने। कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। अब उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं, फिर ये क्या करती है, पर शेयर डिवाइड करती है प्रॉफिट। क्या करती है, पर शेयर प्रॉफिट डिवाइड करती है। जो इन्होंने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर्स को, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। अक्सर सुना होगा जी, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड कि हम पर शेयर 3 रुपये का डिविडेंड देंगे, 10 रुपये का डिविडेंड देंगे, 21 रुपये का डिविडेंड देंगे, 15 रुपये का डिविडेंड है। क्या मतलब है कि जिस बंदे के पास एक शेयर था उसे कंपनी क्या देगी, 15 रुपये दे रही होगी। और ये 15 रुपये कहाँ से आए हैं, कि जो उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट में से क्या किए हैं, इसने ये 15 रुपये अर्न किए हैं और किसको दे दिए हैं, मालिकों को दे दिए हैं, जो शेयर होल्डर से। डन। ये हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेसिकली, कि ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। यार क्या मार्कर मिल रहे हैं, मार्कर नहीं हमारे कॉलेज में आज, वो न्यू है, किस एंगल से न्यू लग रहा है। अभी डिविडेंड की भी ना हमारे पास 2 टाइप्स हैं जो आपने याद रखनी है, कि डिविडेंड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास फाइनल डिविडेंड और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरिम डिविडेंड। एक क्या है हमारे पास, फाइनल डिविडेंड, और दूसरा क्या है, इंटरिम डिविडेंड। जरा सीलो वाले भाई जरा जागे, अब ये क्या होता है जरा बताएंगे। देखें जी, हमारा एक बनता है अकाउंटिंग ईयर। इसका सबको पता नहीं क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से, ख़त्म होता है जाके 1 जनवरी 2024, ख़त्म होगा जाके 31 दिसंबर 2024 को। डन। हम क्या करते हैं, इस डेट से लेके इस डेट तक ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेल्स की, परचेज की, और एंड पे हम क्या करते हैं जी, हमारा प्रॉफिट जो है निकालना होता है। हम ईयर अपना क्लोज कर देते हैं। इस पे क्या होता है, हमारा ईयर एंड हो जाता है। जब ईयर एंड हो जाता है तो ये नहीं कि आज 31 दिसंबर आई है और कल ही कंपनी के मेरा इतना प्रॉफिट बन गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या करेगी, अपने बुक्स क्लोज करेंगे, और बुक्स क्लोज करने के बाद क्या करना होगा, इन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ्स में इन्होंने क्या करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं बनानी होती है। मतलब क्या होगा कि 2025 में अगले 3 महीने में क्या करेंगे, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाएंगे कि जी हमने पिछले साल कितनी सेल्स की, क्या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, क्या खर्चे हुए, क्या लॉस हुए, सारा क्या करेंगे इन 3 माह में वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऑडिटर को बुलाएंगे, ऑडिट होगा, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होंगी। मतलब इन 3 माह में क्या करना होता है, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनानी होती हैं। अब हमारे पास डिविडेंड जो है वो 2 तरह के हैं। एक है हमारे पास फाइनल डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ईयर एंड के ऊपर। मतलब क्या है कि पूरा साल जो हमने प्रॉफिट कमाया, पूरा साल प्रॉफिट कमाने के बाद जो हमारे पास एंड पे आंसर आया, वो हमने क्या करना है, आगे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखें, साल शुरू हुआ हमारा इस डेट के ऊपर, साल एंड हुआ इस डेट के ऊपर। प्रॉफिट कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे जाके हो रही है, यहाँ पे जाके हो रही है, नेक्स्ट ईयर हो रही है। जब नेक्स्ट ईयर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर ही हम बता पाएंगे ना कि पिछले साल का इतना प्रॉफिट था। जब लास्ट ईयर का प्रॉफिट बताएंगे तो इस साल क्या कर रहे होंगे, हम डिविडेंड जो है वो
डिक्लेयर कर रहे होंगे। मतलब कह देंगे कि 2024 में हमने इतना प्रॉफिट कमाया था और 2024 के लिए हम क्या कर रहे हैं, पर शेयर 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं। ऐसा ही होगा। अब ये किस साल अनाउंस हो रहा है, 25 में। किस साल, 25 में। तो रिमेंबर, फाइनल डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है इसकी एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, हमेशा नेक्स्ट ईयर में करते हैं। कब करते हैं, नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं। मतलब 24 का डिविडेंड कब पे होगा, 25 में। 25 का कब पे होगा, 26 में। 26 का कब पे होगा, 27 में। क्यों, बिकॉज आपका ईयर एंड तो 24 में हुआ है, लेकिन कैलकुलेट कहाँ पे किया है, बैठ के आपने 25 में किया है, तो पेमेंट भी कहाँ होगी इसकी, 25 में हो रही होगी। तो जो फाइनल डिविडेंड है वो हमेशा कब पे होता है, नेक्स्ट ईयर पे हो रहा होता है। इज दैट क्लियर, क्लियर है ये। फाइनल डिविडेंड जो है वो क्या होगा, हमेशा नेक्स्ट ईयर पे होगा। अगर 2023 का फाइनल डिविडेंड था वो कब पे हुआ होगा, 24 में। 22 का था वो कब पे हुआ होगा, 23 में। क्लियर। एक होता है इंटरम डिविडेंड, ये हमारा क्या होता है, जो ड्यूरिंग द ईयर हम पे कर रहे होते हैं। और ये ड्यूरिंग ईयर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मिड ईयर अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर हम पे कर रहे होते हैं। बेसिकली जब आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो हम एनुअल अकाउंट्स नहीं डायरेक्ट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्वार्टरली अकाउंट्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं, क्वार्टरली अकाउंट बनाते हैं। कि पहले क्या करेंगे, हम Q1 की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे कि इस क्वार्टर में जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है वो हमारा ये सेल्स परचेज हुई हैं। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे हमारे पास Q2 की स्टेटमेंट। लेकिन जो Q2 होता है ना, बेसिकली ये हमारा क्या हो जाता है, साल का मिड ईयर ही हो जाता है। ऐसे ही है। तो जो हम हाफ ईयरली अकाउंट डिक्लेयर करते हैं, ये जो साल के मिड में है, हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें तो ये क्या होगा, इंटरम डिविडेंड कहला रहा होगा। अब देखें, ये ड्यूरिंग 2024 डिक्लेयर हुआ 6 महीनों के बाद, और पेमेंट भी क्या होनी है, 6 महीनों में ही, मतलब 45 दिन में मेरे ख्याल से पेमेंट जो है वो होनी होती है। तो डिक्लेयर कब हुआ, 24 में। पे भी कब होना है, 24 में। तो रिमेंबर, इंटरम डिविडेंड हमेशा कब पे होगा, आपका सेम ईयर पे हो रहा होगा। फाइनल डिविडेंड जिस साल का होता है उससे नेक्स्ट ईयर पे होता है, और इंटरम डिविडेंड हमेशा क्या होता है, उसी साल में क्या हो रहा होता है, पे हो रहा होता है। इज दैट क्लियर। ये दो बातें आपने याद रखनी है, फाइनल डिविडेंड के पर्सपेक्टिव पे और इंटरम डिविडेंड के पर्सपेक्टिव पे। फाइनल डिविडेंड हमेशा नेक्स्ट ईयर जाएगा और इंटरम डिविडेंड हमेशा क्या होगा, उसी साल में आ रहा होगा। डन। अब जब डिविडेंड की पेमेंट होगी तो सबसे पहले किसे पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद जो बच जाएगा वो किसे पे किया जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे किया जा रहा होगा। ऐसे ही है। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली है पूछ लें, नोट करने वाली नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। एंड पे, आप ईयर एंड तो जितना हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर था, अगर पे हो गया लाइबिलिटी नहीं है, अगर पेएबल है तो लाइबिलिटी है। चलें आगे। अब डिविडेंड से ही हमारा एक आगे कंसेप्ट निकलेगा, और वो प्रेफरेंस शेयर्स की ही टाइप आती है हमारे पास। ये जो है ना हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, वो डिविडेंड के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं,
क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए डिविडेंड जो है ये कैसे पे होता है, कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, अकाउंट्स बन के आते हैं डायरेक्टर के पास, जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, डिविडेंड को प्रपोज करते हैं कि जी हम चाहते हैं, हमने काम किया है, प्रॉफिट आया, इतना हम डिविडेंड पे करना चाहते हैं। एजीएम होती है, फिर जो मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स वो वोटिंग करते हैं और क्या हो जाता है, डिविडेंड वगैरह अप्रूव हो जाता है। वो डिविडेंड कम तो करवा सकते हैं बट डिविडेंड कभी भी इंक्रीज़ नहीं करवा सकते। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड हमेशा पहले डिक्लेयर किया जाएगा, बताया जाएगा कि इतना डिविडेंड हमने पे करना है। अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करें ही ना, पेमेंट भी नहीं होगी। ये डायरेक्टर्स के ऊपर होगा कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो फिर ही क्या होगी, पेमेंट होगी। ठीक है, अब इसी के पर्सपेक्टिव पे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स जो है हमने देखनी है। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इररिडीमेबल की। किसकी बात कर रहे हैं, इररिडीमेबल की। बिकॉज जो रिडीमेबल हैं वो तो हम शेयर्स मानते नहीं, वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जमा करना, इकट्ठा करना। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ज़रा समझिएगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस का मतलब है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, हमने क्या करना है, इनका डिविडेंड जो है वो रिकॉर्ड करते रहना है। और जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी हम इनको सारे का सारा डिविडेंड पे करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी। फॉर एग्जांपल 2020 आता है, 2020 में कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, कहती थी हमने कोई डिविडेंड पे नहीं करना। अब डिविडेंड पे अगर गवर्नमेंट ने, कंपनी ने नहीं किया, कुछ इन्हें मिलेगा नहीं। 2021 आता है, 21 में भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। 22 आता है, 22 में भी पे नहीं करती, कुछ नहीं मिलेगा। 2023 आता है और 2023 में कंपनी क्या कर देती है, डिविडेंड जो है अनाउंस कर देती है कि जी हम क्या करने लगे हैं, इस साल डिविडेंड पे करने लगे हैं। अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो रिमेंबर इनको ये वाला साल और प्रीवियस जितने साल थे जिनका डिविडेंड नहीं मिला वो क्या दिया रहेगा, वो सारे का सारा दिया जाएगा। हम इनको डिविडेंड पे तो नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। और जब पेमेंट होगी इनको क्या होगी, सारे के सारे की होगी, इकट्ठी पेमेंट होगी। डन। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जब डिक्लेयर होगा उसी वक्त पे होगा, जिस साल डिक्लेयर नहीं हुआ उस साल की पेमेंट भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर नॉन क्यूमुलेटिव वाला सीन हो तो अगर 23 में डिक्लेयर हुआ है तो सिर्फ किसका डिविडेंड पे किया जाएगा, 23 का ही पे किया जाएगा। 22 भी ख़त्म, 21 भी ख़त्म और 20 भी ख़त्म, इनका नहीं दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अगर सवाल कर रहे हैं और सवाल में कहीं पे भी लिखा आ गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड उसने ना भी बताया हो, तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड का ट्रीटमेंट लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो जब भी डिक्लेयर होना है सारे का सारा क्या करना है, हमने पे करना है। और नॉन क्यूमुलेटिव में जब वो कह दे डिविडेंड पे हुआ है तभी हम उसको पे कराएंगे, अदरवाइज हम उसको पे नहीं करवा रहे होंगे। तो ये सारे टाइप्स हैं शेयर्स की जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। देखिए हमारे पास शेयर्स होते हैं कितने टाइप के, उसको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं ताकि आपके भी कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। हमारे पास शेयर कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से, ऑर्डरी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, अबे होते क्या, रिडीमेबल नहीं होते क्या हैं, जिनको डिविडेंड जो है प्रेफरेंस मिलेगा फिक्स रेट के ऊपर और वाइंडिंग अप पे इनको प्रेफरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, लेकिन इनके पास वोटिंग के राइट्स नहीं होते। फिर हमने देखा था कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। क्यों? बिकॉज हमने शेयर्स अभी इशू किए हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे और हमने पेमेंट करनी है। जो रिडीमेबल शेयर्स के ऊपर हम पेमेंट कर रहे होते हैं, क्या वो डिविडेंड है हमारा, नहीं, क्या होता है वो इंटरेस्ट, और वो कहाँ जाता है, हमारा फाइनेंस कॉस्ट में जा रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लेस करवा रहे होते हैं, ऐसे ही है। फिर हमारे पास आते हैं इररिडीमेबल शेयर्स, ये किसका पार्ट बनते हैं, इक्विटी का पार्ट बन रहे होते हैं। फिर हमने देखा हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो हम
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो मेरा क्या कहलाता है, डिविडेंड। डिविडेंड की हमने देखी दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, फाइनल डिविडेंड और इंटरम। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, जो अगले साल क्या होगा, पे होगा, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट है जो नेक्स्ट ईयर पे हो रहा है। और इंटरम क्या होता है, जो फॉर द ईयर हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरम। फिर हमने डिविडेंड की डिक्लेयर करने के पर्सपेक्टिव से शेयर्स को डिवाइड किया, दो हैं, एक है प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो इनको पेमेंट मिल जानी है सारे के सारे की। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, जब डिक्लेयर होगा तब ही मिलेगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये सारी टाइप्स, सारी डिस्कशन जो है वो हमारी बनती है कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो बताएं वरना आगे चलते हैं। किसका, नॉन क्यूमुलेटिव का नुकसान है, फ़ायदा क्या है, अगर डिक्लेयर ना किया, अगर डिक्लेयर ना किया डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब इनके डिविडेंड रेट्स चेंज होते हैं, इसका डिविडेंड रेट कम होता है, इसका डिविडेंड रेट जो है ज़्यादा होता है, बिकॉज इनको हर चीज़ मिलनी ही मिलनी है। ये सबसे सिक्योर है, ये थोड़े सिक्योर है लेकिन इतने भी सिक्योर ये नहीं होते, तो इनको रेट में हम क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। चलें जी, अब हम ज़रा आते हैं शेयर्स की अकाउंटिंग करते हैं, देखते हैं कैसे डेबिट करना है, कैसे हमने क्रेडिट करना है, उन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए अब हम देखते हैं शेयर अकाउंटिंग। कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो है वो कर रहे होंगे, कंपनी की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल कैसे डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ए कहती है, कंपनी ए ने इशू किए 1,00,000 शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच। आपने सबसे पहले देखना है कि वो नरेशन गिवन क्या कर रहा है और उसको आपने देखना है कि उसमें क्या चीज़ है। देखें, जब भी आप सवाल पढ़ रहे हो ना, शेयर्स का जिक्र हो और अगर इस वैल्यू के साथ रुपीज़ या अमाउंट मेंशन ना हो तो ये किसकी बात हो रही होती है, ये नंबर ऑफ शेयर्स की। ये हमेशा याद रखना। वो घुमाता ही सिर्फ, यहाँ पे बच्चे घूमते भी हैं, कहीं पे रुपीज़ लिखा होता है कहीं पे नहीं लिखा होता, बच्चे घूम जाते हैं। और जहाँ पे भी ये ईच का वर्ड लिखा हो, ये हमारी क्या होती है, शेयर्स की फेस वैल्यू कहलाती है। मतलब मेरा एक शेयर कितने का है, इस कीमत का है। अब जब ये कंपनी ने हमें ट्रांजैक्शन दी है तो अगर हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो हम क्या करेंगे। देखें, ये है कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स मार्केट में दिए, मार्केट में लोग आए हैं, 10 रुपये उन्होंने पे किए और कंपनी को पैसे दे दिए। कंपनी के पास पैसा आया है, जब पैसा आता है तो क्या होता है, कैश बैंक में आएगा, कैश तो यहाँ पर नहीं होगा, बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमने इसकी एंट्री क्या पास करनी होगी, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। रिमेंबर, हम किसको डेबिट करेंगे, हमेशा बैंक को। कैसे, देखें, 1,00,000 शेयर से 10 रुपये का एक शेयर था, कितने पैसे आए बैंक के पास, 10 लाख। 10 लाख से हमारा क्या होगा, बैंक डेबिट होगा। और चूंकि शेयर्स इशू हुए हैं, ये कैपिटल है, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमारा शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होगा। तो पहली एंट्री जो है वो हमारी ये पास हो रही होगी। और इसमें हम नरेशन लिखते हैं हमेशा क्या, न्यू शेयर्स इशूड के क्या किए गए हैं, मार्केट में नए शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपनी बी जो है
वो इशू करती है 7 लाख शेयर्स एट 7 लाख शेयर्स एट 15 रुपीज़ ईच। तो ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, और ये अभी क्या बता रही है इसकी फेस वैल्यू। एंट्री पास करें, क्या पास होगी हमारी ज़रा बताएं। ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा क्रेडिट। बैंक किससे इंक्रीज होगा बताएं ज़रा, आप करेंगे जी 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, क्या जवाब आएगा 1,105,0। अगर आप 10.5 मिलियन कहते तो आसान नहीं हो जाएगा। अब पेंटा ज़ीरो कैसे बंदा याद रखे, टेट्रा तो बंदा फिर भी याद कर लेता है। बैंक किससे इंक्रीज हो गया और शेयर कैपिटल भी हमारा किससे इंक्रीज होगा 1050 याद है, ऐसे ही है। चलें, अब ये समझ लगती है। समटाइम्स वो क्या करता है, कहता है जी कंपनी सी इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 9 लाख। वो हमें इस तरह की चीज़ें भी क्या करता है, गिवन कर देते हैं। जहाँ पे अमाउंट लिखी हुई आ जाए ना, इसने हमें क्या गिवन की है, शेयर कैपिटल की अमाउंट गिवन की है। जब शेयर कैपिटल की अमाउंट गिवन हो तो फिर तो हमारे लिए बड़ी आसानी होती है। हमें पता है यही पैसा आया होगा, हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को इस 9 लाख से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और बैंक जो है वो क्या हो रहा होगा, 9 लाख से डेबिट हो रहा होगा। तो बेसिक एंट्री जो है, जो हम पास कर रहे होते हैं, वो क्या होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है और शेयर कैपिटल हमारा क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है ये, इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं, उसको मैं मिटाना है। मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आज थर्ड क्लास 2 बजे ख़त्म होती है, 2:30 बजे होती है। अब मुझे याद है कल मैंने इसलिए जल्दी ख़त्म कर दी, मुझे था कि मैं लेट हो गया हूँ। चलें जी, बता दूँ। अब हमने देखना है कि जो शेयर इशू कंपनी करती है इसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या तरीक़ेकार है, वो ज़रा हमने देखना है। किसी को पता है कि कंपनी जो शेयर इशू करती है क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या होती हैं? प्रीमियम, डिस्काउंट, राइट और बोनस। ये होते हैं 3 दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ने वाले बच्चों के हाल। चलें जी, हमने देखनी है कि शेयर अकाउंटिंग देखनी है, और बेसिक देखना है कि हमारी जो इशू हो रही हैं शेयर्स, उसकी क्या टाइप्स हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। देखें, ये सारी चीज़ें आप सीखें, उसके बाद सिर्फ फॉर्मेट करें तो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पूरा हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नंबर 1 पे नॉर्मल इशू, ठीक है। फिर दूसरा आता है शेयर इशू एट प्रीमियम, इसको हम ये भी कह सकते हैं इशू एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू। नंबर 3 पे आता है हमारे पास
इशू एट डिस्काउंट। नंबर 4 पे आता है हमारे पास राइट इशू, और नंबर 5 पे हमारे पास आता है बोनस इशू। ये 5 इशू करने के तरीके हैं जो हमने क्या करने हैं यहाँ पर देखने हैं कि इशू एट फेस वैल्यू क्या होता है, पार वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, राइट इशू क्या होता है और बोनस इशू क्या होता है। इसमें ज़रा याद रखिएगा ये जो 1 से लेके 4 तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इश्यूज़ है ना हमारे, इससे हमारे नेट एसेट्स जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, और बोनस इशू का नेट एसेट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अब देखिए शेयर इशू करते हैं, बैंक में पैसा आता है बैंक में, तो एसेट्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं ना। जब जब भी शेयर इशू किए बैंक में पैसा आया तो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो रिमेंबर, नॉर्मल इशू हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, राइट इशू हो, इनके ऊपर हमेशा हमारा नेट एसेट्स क्या होगा? चेंज होगा, बढ़ रहे होते हैं। वाहिद हमारे पास बोनस शेयर्स हैं जिनका नेट एसेट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि वो फ्री में होते हैं। अब इनको ज़रा हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नॉर्मल इशू का मतलब क्या है, या इशू एट फेस वैल्यू क्या होते हैं, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इनको ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इशू एट पार वैल्यू या इशू एट फेस वैल्यू, उसको देखते हैं क्या है। देखें, पार वैल्यू या फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जो हमारे शेयर की कीमत है जो कंपनी ने डिसाइड की हुई है कि जी ये टोटल शेयर कैपिटल है, एक शेयर इतने रुपए का होगा, वो हमारी क्या कहलाती है? पार वैल्यू। जो हमारे शेयर की एक कीमत है किताबों में, नॉर्मली वो क्या होती है हमारे सिलेबस में जो है वो 10 रुपये ही है। मतलब हम कहते हैं कि जी हमारा एक शेयर कितने का होना चाहिए? 10 रुपये का। अगर हमारा एक शेयर 10 रुपये का है और हम 10 रुपये का इशू कर रहे हैं तो वो क्या होगा? इशू एट पार वैल्यू कहला रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है जी कंपनी इशूड 1.5 मिलियन शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच। अब इसकी हम एंट्री पास करेंगे तो क्या होगी? बैंक जो है हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से? और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्या होगा? 15 मिलियन से क्रेडिट हो रहा होगा। मतलब जितने का शेयर था हमने उतने का ही क्या किया? इशू किया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक इक्वेशन, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू या पार वैल्यू इज़ इक्वल टू शेयर कैपिटल। इसको ज़रा लिख लीजिएगा। देखिए, इसके ऊपर ही एग्जामिनर जो है आपको घुमा सकता है। आपको कोई सी दो चीज़ें गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दो चीज़ें गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के ऊपर हम बुनियाद बनाते हैं। हमारे पास है जी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू इज़ इक्वल टू शेयर कैपिटल। अगर हम इसी को बुनियाद बनाएं, एक लेते हैं फर्स्ट सिनेरियो, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3 लाख और फेस वैल्यू हो 20 रुपये। शेयर कैपिटल कितना आएगा? कितना आएगा? 6 मिलियन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 5-6 सिनेरियोस लिख लूँ। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पता ही नहीं है, आपके पास फेस वैल्यू जो है वो 35 रुपये है और शेयर कैपिटल आपका जो है वो 75 मिलियन का है। थर्ड देखते हैं, ये है आपके पास
7 लाख, और इसका आपको पता ही नहीं है, और ये आपके पास आ जाता है 19 मिलियन। एक और देख लेते हैं, ये है आपके पास 1.4 मिलियन, ये है आपके पास 24 मिलियन। और बताएं हाँ ज़रा, ये जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है ज़रा बताएंगे क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पे। ये 4 सिनेरियोज़ हैं, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है ज़रा बताएंगे। ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ़ शेयर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें फेस वैल्यू से तो शेयर कैपिटल आ जाते हैं। अगर आपको इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स भी पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, तीसरा वेरिएबल जो है वो निकाल सकते हैं। ज़रा बताएं हाँ, पहले वाले का क्या आंसर आता है? 6 मिलियन। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई किया, निकाल लिया आपने। दूसरे का बताएं क्या आंसर आता होगा, कैसे निकालेंगे? 75 मिलियन है ना, इसको डिवाइड कर, क्या आंसर आया? 2142857। ये है सबका, सबको ये है। थर्ड का बताएं क्या आंसर आता है मुझे? 27 ओके। फोर्थ का बताएं। सबका 17.14। इसका मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये रिलेटेबल है। पेपर में आपको अगर फेस वैल्यू गिवन हो, शेयर कैपिटल गिवन हो, आप नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स गिवन हो, शेयर कैपिटल गिवन हो, आप क्या कर सकते हैं, आप फेस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिमेंबर, इसमें से कोई सी 2 चीज़ें आपको पता हो तो आप थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। हमारा पहला तो यहाँ पे कंप्लीट होता है कि नॉर्मल इशू क्या होता है या फेस वैल्यू के ऊपर इशू क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? लफ्जी मतलब पूछा था। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? बड़ी प्रीमियम चीज़ है, क्या होता है? महंगी, महंगी। अब शेयर इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है अपनी फेस वैल्यू से महंगे शेयर दे रही है। अब कंपनी क्यों दे रही होती है? कंपनी की अच्छी रिप्यूट होती है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो वो क्या करते हैं, अपनी फेस वैल्यू से अबव वैल्यू पे क्या कर रहे होते हैं, शेयर इशू कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? फेस वैल्यू से अबव वैल्यू पे शेयर इशू कर रहे होते हैं। क्या मतलब प्रीमियम का? कि इशू एट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू, कि जो भी शेयर्स की फेस वैल्यू होगी उससे महंगा अगर हम शेयर देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, शेयर इशू एट प्रीमियम कहला रहा होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है, उसके शेयर्स की फेस वैल्यू या पार वैल्यू है 10 रुपये, और वो शेयर्स को इशू करती है 15 रुपये के ऊपर। कितने के ऊपर? 15 रुपये के ऊपर। तो बताएं शेयर है कितने का? 10 रुपये का। दे कितने पे रहे हैं? कितना महंगा बेच रहे हैं? ये जो 5 रुपये का महंगा बेचा जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? शेयर प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर प्रीमियम कह रहे होते हैं। ठीक है, ये जो इजाफी अमाउंट है ये मेरी क्या कहलाती है? शेयर प्रीमियम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि कंपनी बी है हमारे पास, वहाँ कंपनी थी, यदि कंपनी बी इशूड 9 लाख शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹120, whereas face
वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 100 रुपीज़। ज़रा बताएंगे क्या जर्नल एंट्री पास हो सकती है इसकी? ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना होती बड़ी आसान है और हम इसको बड़ी जल्दी से पढ़ते हैं। सुकून से पढ़ें। मुझे सिर्फ उसका ना बताएं उर्दू में तर्जमा क्या लिखा हुआ है, इसका सिर्फ मुझे बताएं ट्रांसलेशन क्या। चलें जी, कितने लोग कह रहे हैं, जो मैंने भी सुना है, कि 100 रुपये का शेयर है, हमने 120 का दिया? कितने बच्चे कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या ये नहीं, क्या मतलब है इसका? यही है ना, 100 का शेयर 120 का दिया है, एग्री करते हैं? ये चीज़ यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। क्या वो क्या कह रहा है? 100 रुपये का शेयर है और हमने 120 रुपये क्या दिया है? ज़्यादा दिया, मतलब 100 प्लस 120। हम कितने का शेयर दे रहे हैं? 220 का। एग्जामिनर सिर्फ ये खेल रहा होता है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, कहाँ पे खेल रहा है? अंग्रेजी। फेस वैल्यू से अबव पे बेच सकते हैं, जितना अबव होगा वो प्रीमियम है हमारा। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। हम कितने का बेच रहे हैं? 220 का बेच रहे हैं। अब इसकी अगर हम एंट्री पास करें तो क्या होगी? बैंक होगा डेबिट। किस वैल्यू से? टोटल से। हम कितने का शेयर बेच रहे हैं? 220 का। तो ज़रा करें 220 इंटू 9 लाख, क्या जवाब आता है? 198 मिलियन। मैं इसको रुपीज़ मिलियन कर लेता हूँ। बैंक हमारा किससे डेबिट होता है? हमेशा टोटल वैल्यू से। शेयर कैपिटल रिमेंबर हमेशा क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से। किससे? कितना होगा? सॉरी 9 लाख शेयर है, कितना आएगा? 90 मिलियन। और बाकी अमाउंट कहाँ जाएगी? शेयर प्रीमियम में वो कितनी बनती है? 108 मिलियन। हम ये इसकी एंट्री पास कर रहे होते हैं। इसको ज़रा और देखते हैं, आसान थोड़ी एग्जांपल पे लेके आता हूँ। कंपनी issued 10 shares at a price of rupees 18, whereas face value of share is 10 rupees। देखें क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, उसने 10 शेयर इशू किए हैं। किस कीमत के ऊपर? 18 रुपये। वो जिस कीमत पे इशू कर रहा होता है ना, ये होती है हमारी टोटल प्राइस। ये क्या होती है? हमारी टोटल प्राइस। मतलब ये वो अमाउंट है, ये वो वैल्यू है, ये वो चीज़ है जो मुझे बैंक में मिलनी है। ठीक है, मतलब क्या है, कंपनी ने 10 शेयर्स मार्केट में दिए हैं। किस कीमत के ऊपर? 18 रुपये के ऊपर। अगर आपने जाके 10 शेयर्स लिए हैं, आपने कितनी पेमेंट की होगी? 10 इंटू 18 आप क्या करके आए होंगे? पे करके आए होंगे। तो अब हम इसकी एंट्री पास करें तो बताएं जी बैंक में कितने पैसे जाएंगे? तो करें 10 इंटू 18, कितना आंसर आएगा? 180। बैंक किससे डेबिट होगा? 180 से। डन। यहाँ पे एक असूल लिख लें, भूलना नहीं है कभी भी आपने, कि जो शेयर कैपिटल है ना, क्या हमारा शेयर कैपिटल, ये हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज होता है। हमारे शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। कितने से आएगा ये? 100 से। अब बैंक डेबिट हुआ 180 से, शेयर कैपिटल हमारा हुआ क्रेडिट कितने से? 100 से। मैच हो रही है? नहीं ना। कितने पैसे हमने इजाफी लिए हैं? 80। ये जो इजाफी पैसे आए हैं ये कहाँ जाएंगे? शेयर प्रीमियम में जाएंगे। ये लाइन लिख लें कहीं पे कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज होगा। ये जो शेयर कैपिटल होता है हमारा, ये किससे होता है इंक्रीज? हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज हो रहा होता है। इसको भूलना नहीं है।
चाहे शेयर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, चाहे शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, चाहे शेयर मुफ्त में इशू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल हमेशा किससे इंक्रीज़ होगा? फेस वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल है, स्क्रीन पे देखिएगा ज़रा, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं आपने, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का, और आपने कितने पे इशू किए हैं? 27 रुपये पे। फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। हम कितने पे इशू कर रहे हैं? 27 पे। अब बैंक में जो पैसे आने हैं कैसे आएंगे? 27 रुपये इंटू 1 लाख करेंगे तो बैंक डेबिट होगा हमारा 27 लाख से। शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा? हमेशा फेस वैल्यू से, वो क्या है? 10 रुपये है। और जो रिमेनिंग है वो कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम में जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? समझ आई? इस लाइन को ना कहीं पे लिख के हाईलाइट कर लीजिएगा, बिकॉज अगर डिस्काउंट में भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं, आप बोनस में भी कंफ्यूज होते हैं, तो ये भूलना नहीं है कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज होगा। ठीक है? शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल किसी का भी है पूछे, फिर आगे चलूँगा। कोई बिल्कुल माइन्यूट सा क्वेश्चन भी है, वेग सा भी है, कोई चीज़ किसी को कंफ्यूज कर रही है, मैं आपके पास 2-3 मिनट हैं, आप पूछ लें, फिर मैं आगे मूव करूँगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन, बताएं। अच्छा, मुझे एक चीज़ तो बताएं, ये जो हम सारी बात कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स है कि नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन है? ये सारी बात कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स है कि नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन है? नॉन ऑनर। सोचें ज़रा, कल हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल में अगर इंक्रीज आ रहा है ऑनर की वजह से, तो वो क्या होती है? यहाँ पे शेयर कौन खरीद रहे हैं? ऑनर्स खरीद रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गई है? ऑनर बेस्ड है। ये नॉन ऑनर नहीं है, बल्कि क्या है? ये ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। बिकॉज आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, लोग मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो ये कौन सी है? ऑनर बेस्ड। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि न्यू कैपिटल आता है, तो ये क्या हो रहा है? न्यू कैपिटल नहीं आ रहा। तो ये सारी क्या है? ये ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। डन? आगे चले, मिटाना पड़ेगा। अब डिस्काउंट की बात करते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। वैसे शेयर प्रीमियम और राइट इशू सेम ही है। ये भी हमने शेयर प्रीमियम की एंट्री पास की है, राइट इशू की भी सेम ट्रीटमेंट, सेम एंट्री होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन उससे पहले ना हम बात करते हैं थोड़ी सी बोनस से पहले रिज़र्व्स की। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा, जाके आगे हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिज़र्व्स जो है उसकी बात करेंगे कि रिज़र्व्स क्या होते हैं। रिज़र्व्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने ना अपने प्रॉफिट जो है वो इकट्ठे करके रखे होते हैं, ताकि फ्यूचर में जो है वो क्या कर सके, उनको इस्तेमाल कर सकें। ये जो रिज़र्व्स है ना हमारे पास, के 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जो कहलाते हैं हमारे कैपिटल रिज़र्व्स, और इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये होते हैं आपके पास नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिज़र्व। और दूसरे हमारे पास होते हैं रेवेन्यू रिज़र्व, और ये क्या होते हैं हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटेबल रिज़र्व होते हैं। अब इनका मतलब क्या है? तो कंपनी काम कर रही है, कंपनी पैसे कमा रही है। अब कंपनी को पता है कि जी हमने फ्यूचर में भी काम करना है, फ्यूचर में हमें नीड पड़ सकती है पैसों की, तो जब भी पैसों की नीड पड़ेगी वो फ़ौरन शेयर इशू नहीं कर सकते, यहाँ लोन भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं? अपने फंड्स में से ही अरेंजमेंट रखते हैं। पैसा कमाया,
प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट्स में से क्या करते हैं, कुछ रिजर्व्स क्रिएट करके रख देते हैं ताकि फ्यूचर में हम क्या कर सकें, उनको इस्तेमाल कर सकें। अब दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक है कैपिटल रिजर्व और दूसरे कौन से होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है कि इन रिजर्व्स में से, इन फंड्स में से कभी भी कंपनी शेयर होल्डर्स को कोई पैसा पे नहीं करेगी। इन फंड्स में से 1 रुपया भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। ये सिर्फ किसके लिए है, कंपनी के लिए और उसके मैटर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी हमारे पास जो सिलेबस से ही रिलेट कर रही होती है। एक हमारा कहलाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस और दूसरा हमारा होगा शेयर प्रीमियम। क्या होगा, शेयर प्रीमियम। अभी देखें, हमने शेयर इशू किए थे और हमने फेस वैल्यू से महंगे इशू किए थे, प्रीमियम आया। अब प्रीमियम पैसा पड़ा है हमारे पास, लेकिन वो पैसा हम वापस एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, तो दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक कौन से हैं, कैपिटल रिजर्व और दूसरे कौन से हैं, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में मतलब है कि इसमें से कभी भी कोई रकम शेयर होल्डर्स को नहीं मिलनी, शेयर होल्डर्स को कोई रकम नहीं मिलनी। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है रीवैल्यूएशन सरप्लस और दूसरा है शेयर प्रीमियम। अभी हमने पढ़ा शेयर प्रीमियम, हमें देखा था कि जी शेयर हमारा 100 रुपये का था, हमने कितने का दिया, 220 का, तो हमें 120 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। वो 120 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, हमने पकड़ लिए हैं, रख लिए हैं, लेकिन अब इस 120 रुपये में से हम शेयर होल्डर को कोई 1 रुपया भी पे नहीं करेंगे, ये कंपनी के मैटर्स लाने के लिए। तो ये क्या होगा, शेयर प्रीमियम कहला रहा होगा। ठीक है, इसमें इन दोनों में से कभी भी आवाम को कोई रकम नहीं मिल रही होती। फिर हमारे पास आते हैं रेवेन्यू रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेबल है कि अगर कोई भी खर्चा करना होगा, कोई भी खर्चा करना होगा, डिविडेंड देना है, प्लांट लेना है, मशीन लेनी है, एक्सटेंशन करनी है, एक्सपेंशन करनी है, व्हाटएवर, वो हम कहाँ से करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व में से। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक हमारे पास आती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स कह रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ जनरल रिजर्व्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्लांट लाहौर में है और आप अभी से शुरू कर देते हैं कि जी मैंने 10 साल के बाद एक और फैक्ट्री लगानी कराची में, तो उसके लिए आप पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व भी होगा। आप जनरल रिजर्व भी क्रिएट कर लेते हैं कि जी हमें हर 2 साल के बाद मशीन चेंज करनी पड़ती है, तो मशीन के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा साइड पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो साइड पे पैसे कर रहे हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए से हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कह रहे होते हैं। इसमें से रिटेन्ड अर्निंग जो है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग क्या है, जो हम प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखिए, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, जितना कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो कभी भी सारे का सारा डिविडेंड के तौर के ऊपर नहीं देती, ये तो पता होगा आप लोगों को। वो उसने स्पेसिफिक अमाउंट देनी है डिविडेंड के तौर के ऊपर, बाकी सारी क्या करनी है, उसने अपने पास रखनी है, उसने कंपनी के मैटर्स चलाने हैं। तो वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करती है, बाकी क्या करती है, अपने पास जमा करती रहती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ मेंटेन करने के लिए। वो जिस अकाउंट में, जिस फंड में जमा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग का अगर हम अकाउंट बनाएं तो उसका अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोगों को कल का याद है जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था इंडिविजुअल का, जरा देखना वो और ये कितने सिमिलर होते हैं, बस नाम का चेंज होगा। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग का, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग का। 2 बैलेंसेस, जैसे वहाँ पे कल था ओपनिंग क्लोजिंग। फिर जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कहाँ पे ले आती है, इस रिटेन्ड अर्निंग में। कहाँ पे ले आती है, रिटेन्ड अर्निंग में। जो हमने कल अकाउंट बनाया था उसमें जो प्रॉफिट था यहाँ पे आता था, सेम हम क्या करते हैं, प्रॉफिट भी यहाँ पे ले आते हैं। जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ पे आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में आ जाएगा। फिर अगर किसी रिजर्व्स में से, जनरल रिजर्व से यहाँ पे मूवमेंट हो गई है, सरप्लस से मूवमेंट हो गई है, वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जो मोस्टली यहाँ पे होती है वो कौन सा है,
कि हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये कैसे करते हैं, डोंट वरी, 2 हफ्ते बाद हम ये 16 कर रहे होंगे, वो हमें समझ आ जाएगी। बट अभी सिर्फ ये याद रखें कि हर साल के एंड के ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ अमाउंट हम क्या करते हैं, निकालते हैं और कहाँ डाल देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में डाल रहे होते हैं। ये आ गया। अब इस रिटेन्ड अर्निंग से हमने खर्चे भी तो करने हैं। हम क्या करेंगे, इस रिटेन्ड अर्निंग से हम पैसे दे रहे होते हैं कहाँ पे, जनरल रिजर्व को। यहाँ आ जाएगा ये ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के पैसा आया, हमने कहा ये हमारे पास पड़ा 100 करोड़, 10 करोड़ हम कहाँ रख रहे हैं, जनरल रिजर्व में रख रहे होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र होता है। फिर जो डिविडेंड पे होता है वो भी कहाँ से होता है, रिटेन्ड अर्निंग से। कहाँ से पे होता है, रिटेन्ड अर्निंग से। तो जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, जो होगा हमारा डिविडेंड डिक्लेयर, वो भी कहाँ से जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग से जा रहा होगा। चाहे इंटरम है चाहे फाइनल है, वो कहाँ से जाएगा, हमारा रिटेन्ड अर्निंग में से ही जा रहा होगा। इसके अलावा मैं अभी लिखवा रहा हूँ, आप टाइम होगा तो हम बात करेंगे, वरना कल बात करेंगे। जो बोनस शेयर्स हैं वो भी हम कहाँ से इशू कर रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से इशू कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं शेयर इशू के, वो भी हम कहाँ से कर रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से इशू जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी इसकी बात करते हैं। ये बोनस शेयर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज हम इसकी कल इनकी बात जो है वो मज़ीद कर रहे होंगे कैसे होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अकाउंट बनता है रिटेन्ड अर्निंग का। तो इसमें से सारी मूवमेंट जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। अब इसके साथ में आपको एक और अकाउंट बना देता हूँ डिविडेंड का। डिविडेंड पेएबल का भी हम क्या करेंगे, साथ ही अकाउंट बना लें। ये आपको कैश फ्लो में हेल्प करेंगी चीज़ें। साथ साथ मैं आपको साथ साथ जिन टॉपिक के रेफरेंस बता रहा हूँ वो लिखते जाया करें। ये होगा डिविडेंड ओपनिंग पेएबल, ये आ जाएगा डिविडेंड हमारे पास क्लोजिंग पेएबल। जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाएगा ऑन क्रेडिट साइड, और यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं कि हमने कितना डिविडेंड पे करना है। ये जो एक्चुअल में डिविडेंड पे होगा वो इस डिविडेंड पेएबल अकाउंट से हम निकाल रहे होते हैं। तो ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, जितना डिक्लेयर किया फॉर द ईयर वो यहाँ पे आ गया, जो एक्चुअल पे किया होता है वो हम इस अकाउंट से निकाल रहे होते हैं। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे होते हैं ना, तो कैश फ्लोज में रिमेंबर रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट वाजिब होता है, और जब रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बन रहा होगा तो डिविडेंड पेएबल का अकाउंट भी क्या होगा, वाजिब होगा। इसलिए बता रहा हूँ इस अटेम्प्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लोज है। और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ईपीएस और कैश फ्लो, इन तीनों के जो मेन कंसेप्ट हैं वो इंटर रिलेटेबल हैं। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपको ईपीएस में चिल करना पड़ेगा। कैश फ्लो की 2 एक्टिविटीज़ आपकी बड़ी आसानी से जाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को एम्फेसाइज करूँ और रिलेट करके बता रहा हूँ कि इसको हमने वहाँ जाकर डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, हमने क्या लिखा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। अब देखिए डिविडेंड हम कहाँ से पे कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग से पे कर रहे हैं, इसलिए से क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कह रहे होते हैं। समझ लगी? पेड, इधर डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ये वाला है, ये जो डिक्लेयर किया ना आपने यहाँ पे, वो इधर आपका डिविडेंड पेएबल के क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहा होता है। क्लियर है? ये अकाउंट्स क्लियर है? अब यहाँ से मैं आपको एक एंट्री पास करवाऊंगा इशू एट डिस्काउंट की, कि अगर हम शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर हम वाइंड अप करते हैं। पेड, पेड, हाँ जी, शेयर कैपिटल में कहाँ प्रॉफिट लिखा था, वो तो इंडिविजुअल का था, ये तो कंपनी का है, तो समझाने के लिए था। अब तो हम सारी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल का भी हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आता है, टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट इतना बन रहा होता है। अच्छा मैं इसको रेज कर रहा हूँ।
अभी हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, डैट इज इशू एट डिस्काउंट। क्या कर रहे हैं? इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी फेस वैल्यू से भी कम वैल्यू के ऊपर इशू कर रहे हैं। कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है, लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को क्या करती है, वो फेस वैल्यू से कम कीमत के ऊपर शेयर इशू कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी डी है, कंपनी डी इशूड 2 लाख शेयर्स एट ₹7 ईच। कितने के? 7 रुपये के हिसाब से वो इशू करते हैं। हालांकि उस कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़ ईच है। कितनी फेस वैल्यू है? 10 रुपये। और ये कितने का दे रहे हैं? 7 रुपये। जब न्यू कंपनीज बनती हैं या उन्होंने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना होता है तो फिर वो क्या करती हैं, अपनी फेस वैल्यू से भी कम इशू कर रही होती हैं। और जो कंपनीज अच्छी होती हैं वो किस पे इशू कर रही होती हैं? प्रीमियम पे इशू कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे? देखें, बैंक हमेशा डेबिट होता है जिस कीमत के ऊपर हमने इशू किया होता है। डन। ज़रा हम यहाँ पे कर लेते हैं, इधर आ गया जी बैंक 7 इंटू 2 लाख, क्या जवाब आएगा? 1.4 मिलियन से बैंक जो है वो डेबिट हो गया। डन। अभी आप लोगों को एक उसूल लिखवाया था, क्या? शेयर कैपिटल किस से होगा इंक्रीज? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 10। जरा बताएं क्या आता है? शेयर कैपिटल हमेशा होगा फेस वैल्यू से 10 इंटू 2 लाख, क्या जवाब आएगा? 2 मिलियन। तो ये जी हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है 2 मिलियन से, डेबिट हो रहा है 1.4 मिलियन से। क्या ये क्वेश्चन मैच हो रही है? नहीं। अब मैच करना है। मैच की जरिए हमें क्या दिया है? डिस्काउंट दी है। क्या दिया है? डिस्काउंट। रिमेंबर, ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये डिस्काउंट हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करते। ये डिस्काउंट जो है कभी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डायरेक्टली चार्ज नहीं करते। अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल है तो किसको चार्ज हो जाएगा? ये शेयर प्रीमियम को। किसको चार्ज होगा? शेयर प्रीमियम। कितना डिस्काउंट है? 6 लाख। और अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो किसको हम चार्ज कर देंगे? रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर देंगे। लेकिन जो ये डिस्काउंट होगा वो कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग। अगर रिटेन्ड अर्निंग भी मौजूद है और शेयर प्रीमियम भी मौजूद है तो कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम। प्रेफरेंस किसको देते हैं? शेयर प्रीमियम को। अगर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में जा रहा होगा। तो ये रिटेन्ड अर्निंग में रिमेंबर डिस्काउंट हो जाए, रिडेम्पशन चार्जेस हो जाए, जो शेयर इशू करने की कॉस्ट होती है, एक होती है शेयर इशू करने की कॉस्ट, वो सारी कहाँ चार्ज होनी है? शेयर प्रीमियम पे। मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख लीजिएगा, अभी स्लाइड आगे आती है कि शेयर प्रीमियम पे हम कौन कौन सी कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। ये कि शेयर प्रीमियम हमारा बेसिकली क्या होता है? ये हमारा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है। इसमें से हम शेयर होल्डरों को ही प्रॉफिट नहीं देते, लेकिन कुछ खर्चे वगैरह जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं? शेयर प्रीमियम से चार्ज कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रट्टा मार के जाइएगा, बिकॉज अभी आपने पेपर दे के आए हैं और इस पेपर में R1 में उसने तकरीबन 20 मार्क्स की थ्योरी पूछी है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है था वो काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि वो कंसेप्ट पूछ रहा होता है। तो ये 4 नंबर का आपको सवाल आ सकता है कि बताएं कौन कौन से अकाउंट्स या कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो हम किसको चार्ज कर रहे होते हैं? शेयर प्रीमियम को। तो कौन कौन से होंगे? जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब इनिशियल एक्सपेंसेस, वो किसको चार्ज करते हैं? हम शेयर प्रीमियम को। उसके अलावा ये जो कमीशन पे कर रहे होते हैं शेयर इशू करते हुए, डिस्काउंट वगैरह क्या कर रहे होते हैं? पे कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट पे हुआ है 6 लाख रुपए का, किसको चार्ज होगा? ये शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रहा होगा। और जब हम
रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स करते हैं, हम पढ़ कैसे अभी स्टार्टिंग पे रिडीमेबल शेयर्स, जब शेयर्स रिडीम होते हैं पैसे वापस करने हैं, वो पैसे भी वापस कहाँ से कर रहे होते हैं, हम शेयर प्रीमियम से कर रहे होते हैं। और जो बोनस इशू होता है वो भी कहाँ से होता है, शेयर प्रीमियम से। तो 4 चीज़ें शेयर प्रीमियम से चार्ज होनी है, कुछ 3 याद कर लें, 3 आसान। देखें बोनस हमेशा कहाँ से इशू होगा, प्रीमियम से। अगर प्रीमियम, देखें सिंपल सी बात है, अगर प्रीमियम है ही नहीं ना, फिर कहाँ से जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग से। लेकिन अगर प्रीमियम मौजूद है तो कहाँ से जाएगा, हमेशा शेयर प्रीमियम से। तो बोनस कहाँ से जाएगा, शेयर प्रीमियम से। डिस्काउंट कमीशन कहाँ से चार्ज होगी, शेयर प्रीमियम पे। जो रिडेम्पशन के चार्जेस होंगे कहाँ से पे होंगे, शेयर प्रीमियम से। और जो होंगे आपके प्रीमियम एक्सपेंसेस वो भी कहाँ से पे होंगे, शेयर प्रीमियम से पे हो रहे होंगे। तो रिमेंबर जो हम ये डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है फिर कहाँ चार्ज करेंगे, शेयर प्रीमियम को। अगर ये प्रीमियम मौजूद नहीं है फिर किसको हम चार्ज करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो याद बताएं ज़रा। जैसे ये एग्जांपल है, देखें कि एक कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर इशू किए हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। उसने कितने के इशू किए हैं, 7 रुपये के। इसका मतलब 3 रुपये डिस्काउंट पे इशू किए हैं। अगर इनके पास प्रीमियम है तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रीमियम को, वरना कहाँ जाएगा, ये रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज हो रहा होगा। तो बैंक हमेशा डेबिट होगा किस वैल्यू से, इशू वाली से। जिस कीमत पे इशू किया 7 रुपये तो किससे होगा, 7 से। अगर 10 होता तो 10 से, 15 होता तो 15 से। बैंक हम करेंगे हमेशा डेबिट किससे, इशूड वैल्यू से। शेयर कैपिटल किससे इंक्रीज होगा, हमेशा फेस वैल्यू से जो 10 रुपये है। और रिमेनिंग अमाउंट हम कहाँ चार्ज कर देंगे, जो डिस्काउंट है वो शेयर प्रीमियम को चार्ज हो जाएगा या रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये डिस्काउंट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट इशू और बोनस इशू होगा, और कल हम इसका फॉर्मेट करके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे। जितनी हमारी कंसेप्चुअल डिस्कशन थी वो हमारी पूरी हो गई है। आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट था, इसमें कोई चीज़ छोटी सी भी अगर आपको तंग करती हुई, कंफ्यूज कर रही हुई तो मेरे से पूछ लीजिएगा। बिकॉज जितनी हमने बातें की हैं ये सारी की सारी आगे जाके आपकी ईपीएस में भी इस्तेमाल होनी है। आप यहाँ पे से स्ट्रॉन्ग कर लें, यहाँ पे से ग्रिप कर लेंगे, आपका ईपीएस ईजी है, आपका कैश फ्लो जो है वो इजी हो जाएगा। तो इसकी वीडियो दोबारा अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। इस लेक्चर में कोई मसला हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, मेरे से कल पहले पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। बिकॉज कल हमारे पास बस 2 एंट्रीज रह गई हैं, एक राइट इशू की और एक बोनस की। वो करके फिर हम कल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे होंगे और कल हम अपने पास पेपर इस चैप्टर के शुरू कर देंगे। एज ऑफ नाउ कल चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो रहा होगा, ठीक है? तो इसको देखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।